हेलो गेट एस्पिरेंट, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हमारे साथ आपके फेवरेट एजुकेटर हैं। आज हम उनकी जर्नी के बारे में जानेंगे, उनकी कुछ स्ट्रेटेजीज उनके बारे में जानेंगे और सारी डिटेल जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन है आज हम उनसे डायरेक्ट पूछेंगे। तो सबसे पहले वेलकम खलील सर, थैंक यू सर। सर, क्या आप लोग अपना एक इंट्रोडक्शन दे सकते हैं स्टूडेंट्स को? सर, मैंने बीटेक किया था यूपीटीयू से। उसके बाद फिर मेरा मन था गेट की तैयारी करने का, तो मैं गेट की तैयारी करने के लिए हैदराबाद गया। मैं सर का स्टूडेंट रहा हूँ। अच्छा। तो सर से मैंने पढ़ाई की और उसके बाद फिर गेट में मेरी ऑल इंडिया रैंक 159 है और उसके बाद मैं आईआईटी बॉम्बे के लिए मास्टर्स के लिए सेलेक्ट हुआ। उसके बाद फिर मैंने नेट जेआरएफ एक एग्जाम होता है जो मास्टर्स के बाद दे सकते हैं, तो वो एग्जाम दिया। उसके अंदर भी मेरी ऑल इंडिया रैंक 119 है। इसके अलावा मैंने इसरो का रिटन क्वालिफाई किया, इसके अलावा एनआईसी का रिटन क्वालिफाई किया। तो टीचिंग फील्ड में क्या था कि मतलब मुझे जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे बहुत इंटरेस्ट आता था। मतलब वहाँ जो सर ने कंटेंट पढ़ाया मुझे लगता था मुझे भी टीचर बनना है। मतलब मैं इंस्पायर हुआ सर से कि मतलब मुझे भी टीचिंग फील्ड में आना है। तो मैंने टीचिंग स्टार्ट की। अब टीचिंग स्टार्ट करने के बाद मुझे वहाँ पे एक सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट लगता था कंप्यूटर नेटवर्क, जो मुझे कभी समझ में नहीं आया। तो फिर उसके बाद मैंने क्या किया, एक स्टैंडर्ड किताब है जिसका नाम है फोरोजन, वो मैंने पढ़ी। उसके बाद मुझे चीजें समझ में आई तो मुझे मजा आने लगा उस किताब को पढ़ने के बाद। तो उसके बाद मैंने फिर दूसरी किताब पढ़ी टेनेंट। उसके बाद फिर मैंने क्रूज एंड रोज पढ़ी। तो जब 3 किताबें पढ़ ली तो मेरा इंटरेस्ट उस सब्जेक्ट के अंदर इतना हो गया, मुझे बहुत मजा आने लगा। वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और आज मैं उसी सब्जेक्ट को पिछले 10 साल से बच्चों को पढ़ा रहा हूं और बच्चों को उसमें बहुत मजा भी आता है। ओके सर, खलील सर, अगर आप मेरा टीचिंग करियर तो काफी लंबा है। I completed my BE in 1993 computer science, followed by MTech in 1998 और उसके बाद मैंने PhD भी किया 2009 में from Osmania University and I was gold medalist during my BE program. In fact, मेरा इरादा तो बाहर जाने का था, US और या सऊदी for doing MS, but due to some personal reasons I could not go. Then 1995 I wrote the GATE exam and I even got 99.13 something, I don't remember exactly. And even I got at that time IITs or NITs, RECs बोलते थे. So I got admission, but due to some family constraints I could not do. Eventually I ended up in doing MTech from a local university in Hyderabad. ठीक है, as far as GATE is concerned, I started mentoring for GATE in 1999, I remember. तो बात यह है कि at that time, unlike today's scenario, there was nothing, no concept like GATE coaching. And I may not be wrong if I say that we are, our batch were the pioneers for starting GATE coaching, particularly in computer science. So we faced a lot of difficulty with regard to preparation. भाई कोई आपके पास मटेरियल नहीं है, कोई YouTube videos नहीं है. So we were the founders. In fact, we started building the material. कैसे पढ़ाएं? Problem solving was the major challenge. So anyway, we took the decision and then we built up. So today I'm there on an academic platform. ओके सर, अंकित सर, मेरे आपसे एक डाउट होगा जो कॉमन बच्चों के माइंड में रहता है। आजकल बुक पढ़ना, आपने 3 बुक पढ़ी कंप्यूटर नेटवर्क के, वो इतनी मोटी है मुझे पता है, मैंने कभी छुई भी नहीं, इतनी मोटी है। सर, कैसे वो हैबिट बनती है बुक पढ़ने की इतनी मोटी बुक? सर, वैसे आज की डेट में तो बच्चों को गेट एग्जाम निकालने के लिए तो बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। यदि उनको एक अच्छा एजुकेटर मिल जाए, एक अच्छा टीचर मिल जाए और वो बुक से जो भी कंटेंट गेट के काम का है वो यदि सारा निकाल कर बच्चों को परोस दे। जैसे कि मान लो मैंने तो बहुत समय लगाया उस सब्जेक्ट को बनाने में, कंटेंट को बनाने में, लेकिन बच्चों को मैं वो सेम कंटेंट 100 घंटे में पढ़ा देता हूँ और बच्चों को सब कुछ समझ में आ जाता है और मजा आ जाता है, उससे गेट का एग्जाम निकल जाता है। तो वैसे सर कंप्यूटर में सबसे बड़ा सीएसई मतलब लेंथ वाइज सबसे बड़ा है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। वो बच्चे जो पहली बार तैयारी कर रहे होते हैं वो कहीं ना कहीं सोचते हैं कि ये बड़ा सब्जेक्ट है, इसको छोड़ दो, लेकिन वो इंपॉर्टेंट बहुत है, 10 से 11 नंबर का आता ही आता है। तो यदि उस सब्जेक्ट को आप छोड़ के जाते हो तो गेट के अंदर अंडर 100 रैंक तो नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। यदि अंडर 100 रैंक आपको लानी है तो कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ना ही पड़ेगा। और बच्चे पहली बार छोड़ देते हैं, लेकिन दूसरी बार उनको पता चलता है अरे ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट दूसरी बार फिर कंप्यूटर नेटवर्क से स्टार्ट करते हैं। तो अभी हमने एक बैच स्टार्ट किया था, तो सबसे पहले मैंने वही सब्जेक्ट लिया। तो बच्चे बोले सर ये अच्छा किया आपने, लेंथी सब्जेक्ट पहले खत्म हो गया तो हमारी टेंशन ही खत्म हो गई, नहीं तो लास्ट में सब्जेक्ट को हम छोड़ के जाते हैं। ओके सर, मेरी भी एक फनी स्टोरी है, क्योंकि जब मैं गेट प्रिपरेशन कर रहा था तो मेरा भी कंप्यूटर नेटवर्क बहुत फेवरेट था और मुझे बहुत कॉन्फिडेंस था कि मैं टॉप करूंगा इसमें। और जिस दिन मैं एग्जाम देने गया, पहला क्वेश्चन था आईपी एड्रेस का ही था।
वो मुझसे बनेंगे और मेरा पूरा कॉन्फिडेंस ही गायब हो गया कि एक सिंपल सा आईटी एडमिशन क्वेश्चन मुझसे क्यों नहीं बना। एक उन्हें थोड़ा इगोइस्टिक हो जाता है कि आप किसी सब्जेक्ट में बहुत अच्छे हैं, हमें लगता है कि ये कैसे नहीं बने तभी सीखा। वो उस दिन मेरे साथ हुआ था। ओके खैर सर, आपसे जो मैं क्वेश्चन करना चाहूंगा कि जब आपने कोचिंग स्टार्ट करी वहां पे तो आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस हुए, मतलब इन जनरल, कि क्योंकि आपके पास कोई वो नहीं है, बात नहीं है कि भाई मुझे ऐसे पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है ना। आपने स्टार्ट कैसे किया, कैसे कंटेंट को क्यूरेट वगैरह किया? हाँ बिल्कुल, मैं तो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक जो थे वही अवेलेबल थे। जैसा मैं स्टार्ट किया ऑपरेटिंग सिस्टम कोर्स, तो जब सभी को पता था कि Galvin इज द स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक, सो आई आल्सो स्टार्टेड विद Galvin। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये जो था गेट एग्जाम के लिए, बिकॉज आई ऑलवेज यूज्ड टू फॉलो दैट मोटो ऑफ ब्रूस ली कि नोइंग इज नॉट इनफ, यू मस्ट अप्लाई, विलिंग इज नॉट इनफ, यू शुड डू इट। मतलब यह है कि यूनिवर्सिटी और कॉलेज एग्जाम के लिए जो आप प्रिपेयर करोगे, दैट विल ओनली बी हेल्पफुल फॉर नोइंग द सब्जेक्ट, बट प्राइमरीली गेट एग्जाम के लिए व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट, व्हिच इज टोटली मिसिंग। तो स्टूडेंट्स को पता है सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स कैसे करता है, क्या करते हैं, लेकिन गेट के एग्जाम से क्वेश्चन अगर आप देखोगे, दैट इज टोटली एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट, दैट वाज बेसिकली लाइक। सो आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट एस्पेक्ट कि बच्चों में एप्लीकेशन स्किल्स कैसे इम्बाइब हो। So that's how I started building up and then slowly gaining the confidence of the students and trying to always emphasize the students on this aspect of application of the concept. And it worked and clicked. Okay. अंकित सर, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि जब आप प्रिपरेशन करते थे टाइम पे, मतलब आपने टू कॉलेज में लाइक 10 किया, ओके, जब आपने प्रिपरेशन करी तो आपके पास रिसोर्सेज क्या करी, मतलब आपने क्या माइंडसेट था, क्या रिसोर्सेज थे आपके पास उस टाइम पे? सर उस टाइम मैं तो कोचिंग किया था, हाँ। तो मेरे पास कोचिंग का कंटेंट था, ठीक है, और लेकिन उसमें होता क्या है सर, थोड़ा सा सिलेबस गेट का देखा जाए तो थोड़ा 10-12 सब्जेक्ट होते हैं, उनको मतलब एक साथ प्रिपेयर करना। जब हम कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं तो फिर समझ में आता है, उसके 3 महीने बाद वो पहला वाला सब्जेक्ट भूल जाते हैं। तो पहले ऐसा होता रहा तो एक साथ में, अरे ये सारे सब्जेक्ट एक साथ बन ही नहीं रहे। फिर बाद में मुझे समझ में आया कि भाई इसको रिवाइज भी करना है, कि पहले सब्जेक्ट जो कंप्लीट हो चुका है उसको रिवाइज करते रहो, नया सब्जेक्ट पढ़ते रहो, फिर 2 सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए तो उन दोनों को रिवाइज करते रहो, तीसरा सब्जेक्ट पढ़ते रहो। इस टाइप से आप प्रिपरेशन करते रहोगे तो फिर कोई समस्या नहीं आएगी। और स्टार्टिंग में अब तो गाइड करने के लिए, जैसे कि मान लो हम अवेलेबल है, यूट्यूब पे भी बच्चों को गाइड कर देते हैं, टेलीग्राम पे बच्चों को गाइड कर देते हैं। पहले तो कोई था ही नहीं, मतलब जब हम पढ़ गए तो उसके बाद सर का कॉन्टेक्ट नंबर हमारे पास नहीं था कि हम सर से पूछ सके सर यहाँ फंस रहे। तो अभी तो ऑनलाइन आने के बाद मतलब ऐसा हो गया कि बच्चे कोई भी डाउट पूछते हैं तो टीचर्स उनको रेस्पॉन्स दे देते हैं। तो आज के लिए तो बहुत सिंपल हो गया, कोई भी कंफ्यूजन बच्चों को रहता है तो वो टीचर्स के साथ शेयर करते हैं, वो टीचर उसको रिजॉल्व करते हैं। खलील सर, काफी लोग कहते हैं कि गेट एग्जाम सिर्फ वो बच्चे दें जिनको मास्टर्स वगैरह करना है, आपका इसमें क्या टेक? हाँ, मेरा तो हमेशा ये मोटो रहा है कि whether your intention is to do MTech or not, PG or not, while being a student of engineering, कोई भी ब्रांच का स्टूडेंट, you must write GATE exam, you must prepare for GATE exam। क्यों? क्योंकि GATE एग्जाम के लिए जब आप प्रिपेयर करोगे सीरियसली एंड सिंसियरली, तो आपके जो फाउंडेशंस हैं वो बहुत स्ट्रांग होंगे, एंड दैट विल इनवेरिएबली हेल्प यू for not only MTech, or if your intention is to go abroad and do MS, ऐसे कई testimonials आए हैं मेरे पास स्टूडेंट जो MTech नहीं करना चाह रहे थे, MS करना चाह रहे थे, बाहर जाके गेट कोचिंग लेके गए हैं, तो that has really helped them out in getting RA, in getting PA, research assistantship, teaching model. या फिर if you are planning to take up a job, then basically आपके foundations are strong हो, then you can definitely open up your opportunities for taking up job in level 1 product based companies. Otherwise, अगर आपके foundation strong ना हो, subject knowledge आपकी strong ना हो, then you will have to end up a job. Particularly, I'm telling this to computer science and IT students, कि अगर आपने subject में weak हो, then you cannot think of taking up a job in product based companies like Microsoft, Amazon, and Google. तो उस लिहाज से मैं generally advise करता हूँ कि everybody should prepare for GATE level preparation ना करो, then decision is yours whether you want to write it or not, but do prepare for it. ओके सर, बच्चों का मेरे पास मैसेज भी आया था, जैसे कि मान लो बच्चों का एक सेमेस्टर के अंदर सब्जेक्ट होता है कंप्यूटर नेटवर्क में, बच्चे गेट की कोचिंग कर लिया डायरेक्टली, और वो वहां से पढ़ने के बाद कंटेंट यानी सेमेस्टर के अंदर 90 मार्क्स लेकर आए। बोला सर सेमेस्टर की हमारी टेंशन ही खत्म हो गई, सेमेस्टर में तो हम अच्छे मार्क्स ले ही आ रहे हैं। तो जो बच्चे की समस्या होती है कि सेमेस्टर के अंदर अच्छे मार्क्स लाना, गेट की तैयारी करता है तो सेमेस्टर के अंदर अच्छे मार्क्स आ ही जाते हैं, बच्चे के दिमाग में प्लेसमेंट चलता है, यहाँ से गेट के अंदर प्रोग्रामिंग DSL को पढ़ लेगा, प्लेसमेंट वाली समस्या दूर हो जाएगी।
उसके बाद किसी को एमटेक कर रहा है तो वही समस्या दूर होगी। तो यानी सारी समस्या का समाधान हो जाता है यदि बच्चा गेट की तैयारी करे। मैं बिल्कुल कल से जो बोला है बिल्कुल सही बात है। सर मेरे एक कॉमन क्वेश्चन होगा आप लोगों से कि अगर आपको अपॉर्चुनिटी दी जाए कि गेट्स या एसआईटी में कुछ इंप्रूवमेंट आना, वो आप क्या देखते हो पेपर में कुछ भी? हाँ, जैसा कि मैंने कहा कि मैंने गेट पेपर देख रहा हूँ राइट फ्रॉम 2000 onwards till 2023. So 2000 to 2010, the complexity level was slightly higher in it. But down the line for the past 4-5 years, I'm seeing a big relaxation in the company. So I would basically expect that same level of competence which was existing maybe 15 years back or 20 years back, if that is brought in, then that will definitely going to improve the standards of the students. जब उस लेवल पे अगर स्टूडेंट प्रिपेयर करेगा, it will definitely help the students to have a mature preparation with regard to the subject. वरना क्या होगा, वही स्टैंडर्ड लेवल पे पढ़ेंगे, right, and then they will not have that confidence. और सर लास्ट ईयर इसी वजह से क्वालिफाइंग मार्क्स जो है बढ़ गए, तो 33 मार्क्स जनरल का, जो कि शायद हिस्ट्री में कंप्यूटर साइंस में नहीं था 33 मार्क्स, क्वालिफाइंग मार्क्स 25 के आसपास जनरल का रहता था, तो लास्ट ईयर बढ़ गया बिकॉज़ पेपर का लेवल थोड़ा सा कम था लास्ट। सर आप क्या रिकमेंड करोगे? सर का वाला आपके प्रश्न और भी कुछ? मैं बिल्कुल यही चाहता हूँ, जैसे कि मान लो अभी पेपर का थोड़ा सा 1 या 2 सब्जेक्ट को छोड़ दिया तो बाकी सब्जेक्ट में मतलब मॉडरेट ही पूछ रहे हैं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे हैं, 1-2 सब्जेक्ट में पूछ रहे हैं, तो सारे सब्जेक्ट का वही लेवल होना चाहिए। जैसे कि मान लो सारे सब्जेक्ट में कुछ क्वेश्चन बेसिक पूछ रहे हैं, कुछ मॉडरेट, कुछ डिफिकल्ट, ये सारे सब्जेक्ट में होना चाहिए। ये लेकिन कुछ सब्जेक्ट को कर देते हैं, कुछ सब्जेक्ट में नहीं करते, तो सारे सब्जेक्ट में ऐसा होगा तो बच्चों का फायदा होगा। एक जो स्टूडेंट डाउट आता है बहुत ज्यादा कॉमन, जब स्टूडेंट सीखने जाता है एक से एजुकेटर से, उसने पढ़ लिया, अब मैं ये कैसे कंफर्म करें वो स्टूडेंट की उसकी लर्निंग हुई है या फिर आपने जो डिलीवर कर दिया उसको समझ आ गया, पर क्या उसे एक्चुअल में समझ आया, वो कैसे कंफर्म करें उस चीज को? टेस्ट सीरीज वगैरह है और या मॉक टेस्ट वगैरह है, उसके थ्रू बच्चा टेस्ट कर सकता है अपने प्रिपरेशन लेवल को। और पर्टिकुलरली गेट एग्जाम में मैं ये समझता हूँ कि मोर देन टेस्टिंग दैट टाइम मैनेजमेंट, बच्चे जो एक्चुअली गेट एग्जाम में जाके फंसते हैं वो टाइम मैनेजमेंट। सो आई बिलीव दिस टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट और ग्रैंड टेस्ट जो है, so this will give enough opportunity for the students to test their time management skills, their level of preparation. क्या कोई टॉपिक में कोई छूटा है क्या कोई टॉपिक, तो अगर वो टेस्ट सीरीज या मॉक टेस्ट में आया है तो then he will assess himself और assess कि ठीक है मेरा प्रिपरेशन हुआ है। सर ये टेस्ट सीरीज जो आपने अभी फोकस किया, इसको सेलेक्ट कैसे करें? क्योंकि काफी सारी कोचिंग्स हैं और एक बच्चा कंफर्म तो नहीं कर सकता कि यार इस वाली कोचिंग का अच्छा होगा, इसका होगा, कई कोचिंग उसमें काफी लेवल में ऊपर नीचे हो जाता है टेस्ट सीरीज। Because nowadays the time of social media पे काफी प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से स्टूडेंट्स को फीडबैक मिल सकता है कि कौन सी टेस्ट सीरीज अच्छी है, कौन सी अप टू द मार्क है या बिल्कुल ओवर एग्जैजरेटेड है या बिल्कुल अंडर प्रिपेयर्ड है। Based on that, they can easily decide. सर लास्ट ईयर क्या हुआ था, जैसे कि एक बच्चा था वो वॉलंटियरिंग में उसकी 90 आई थी, तो बच्चा बोला कि सर जितने मार्क्स मेरे जो आपने टेस्ट सीरीज बनाई थी उसमें आते थे उतने ही मार्क्स मेरे गेट में आए, तो यानी आपकी जो टेस्ट सीरीज थी बिल्कुल गेट लेवल की टेस्ट सीरीज थी, तो हम उसी लेवल की टेस्ट सीरीज पूरा बनाने का ट्राई करते हैं। जैसे कि मान लो हमारी पूरी टीम टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस पे डिजाइन करती है, तो और हम आगे भी करेंगे, तो हमारा यही होता है कि मतलब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं बनाना है, बहुत ज्यादा सिंपल भी नहीं बनाना, जैसा एक्चुअल गेट का एग्जाम पूछा जाता है उसी तरीके की टेस्ट सीरीज बनाते हैं। और सर जो आपका एक क्वेश्चन था उसके लिए, जैसे कि मान लो बच्चे को कैसे पता चले कि मेरी तैयारी अच्छे से है या नहीं, मुझे समझ नहीं आया, सबसे पहले बोलूंगा जैसे कि बच्चे को यदि PYQ सब्जेक्ट पढ़ने के बाद यदि वो 80 to 90% PYQ सॉल्व कर पा रहा है तो इसका मतलब उसकी प्रिपरेशन ठीक है, गेट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो सॉल्व करता है, तो इसका मतलब उसका सब्जेक्ट अच्छा है। क्योंकि सर इन जनरल बच्चों के साथ ये होता है कि जो भी एजुकेटर रहता है वो तो अपने और से बेस्ट देता है, बहुत सिंपलीफाइड समझा देता है, अब स्टूडेंट को लगता है उसे आ गया और वहाँ पे एक सूडो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है कि हम जो आते हैं वो रीजन वगैरह सब छोड़ देता है, इस पढ़ा दिया नोट्स कौन बनाए, नोट्स भी बहुत सारे बच्चे नहीं बनाते। सर नोट्स के लेके क्या टेक आपके कि आपके नोट्स कॉपी कर ले कि आपने लिए हैं उनको मैं प्रिंट आउट करा देता हूँ या खुद बैठ के रखता हूँ? देखिए दो ऑप्शंस हैं, एक तो इफ यू हैव एनरोल्ड फॉर ए लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम या कोचिंग प्रोग्राम, then I would always recommend that you should make your own notes. जब आप अपने खुद ही के नोट्स बनाओगे तो आप अपना जो अंडरस्टैंड करने का जो पावर है या मेथोडोलॉजी है उस लिहाज से अपने नोट्स बनाओगे।
राइट। लेकिन अगर आप ये मान के चल रहे हो कि मैं इतनी मेहनत नहीं कर सकता या फिर मेरे पास टाइम नहीं है उतना बनाने का, then you can take these notes which are prepared, which are available in the market, you can download from the platforms, and then on to that notes you should add your own points which you feel are missing accordingly. So that these approaches will definitely work. But while preparing the notes, I advise you prepare both long and short notes. Short notes will help you for your. सर जो टॉप रैंकर होते हैं और जो गेट क्रैक नहीं कर पाते मेहनत करने के बाद, उनमें क्या डिफरेंस होता है? तो सर देखो, मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि मान लो बच्चे का ऐसा भी होता है, बहुत सारे बच्चे 3-3 साल तक तैयारी करते रहते हैं, 1,000 घंटे के 2,000 घंटे के सिलेबस में उन्होंने पढ़ लिया, लेकिन उसके बाद भी उनका क्वालिफाई नहीं हो पाता, गेट का एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पाता। एक बच्चा मेरे पास आया था, सर मैं यूट्यूब से एक प्लेलिस्ट पढ़ने लगा, एक सर पढ़ा रहे थे, मैंने एक सब्जेक्ट पढ़ा तो मुझे अच्छा लगा, समझ में आया, दूसरा सब्जेक्ट पढ़ा और ऐसा ही करके मैंने 12 के 12 सब्जेक्ट पढ़ लिए, लेकिन मेरा गेट भी क्वालिफाइड नहीं हुआ। तो बाद में मुझे पता चला कि वो कंटेंट गेट के लिए था ही नहीं। अच्छा, गेट एग्जाम कोई भी बच्चा 1 साल के अंदर निकाल सकता है यदि उसको क्वालिटी कंटेंट मिल जाए। तो यदि बच्चे को ये पता चल जाए पढ़ना कहां से, तो उसकी सारी समस्याएं सॉल्व हो जाती। इसको बच्चा नहीं ढूंढ पाता। जो नया बच्चा होता है कहीं ना कहीं वो कंफ्यूजन में रहता है मुझे कहां से पढ़ना है। तो सबसे पहले किसी भी कोर्स को लेने से पहले बच्चे को 10 बार सोचना चाहिए, क्या यहाँ पे सारे सब्जेक्ट के अच्छे एजुकेटर हैं, क्या मुझे सारे सब्जेक्ट में बेस्ट क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। क्यों रैंक तभी है कि एक सब्जेक्ट तो अच्छा मिल रहा है, बाकी सब्जेक्ट अच्छे नहीं मिल रहे तो रैंक लिया। तो किसी भी बच्चे को यदि क्वालिटी कंटेंट मिल जाए तो 1 साल के अंदर बहुत बेहतरीन रैंक निकाल के दे सकते हैं। सर जो मैंने मेन फैक्टर देखा कि हाँ ऐसा होता है कि कोई टीचर है 180 पढ़ा रहा है, 100 पढ़ा रहा है, पर मुझे ऐसा लगता है कि जो एज अ स्टूडेंट है अगर उसके अंदर कमिटमेंट वाले इश्यूज है तो वो नहीं कर पाएगा कभी, चाहे उसे कोई भी इतना भी हाई क्वालिटी कंटेंट हो। क्योंकि आप भी हैं, आप बहुत सारे बच्चों को पढ़ाते होंगे, कुछ बच्चों का होता है कुछ का नहीं होता है, तो मैं उनके बीच का डिफरेंस बता दूं। जिनको आपने पढ़ाया इसका हुआ इसका नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, वो रीजन होगा। उन बच्चों के माइंडसेट में क्या डिफरेंस रहता है? सर देखो, यदि किसी बच्चे ने पूरा सिलेबस पढ़ा है तो सिलेक्शन उसका होगा ही। सिलेबस अच्छे से पढ़ा है, पीवाईक्यू उसने लगाए हैं, टेस्ट उसने लगाई है, तो उसका सिलेक्शन होगा ही होगा। बच्चे क्या कोर्स के अंदर एनरोल तो कर लेते हैं लेकिन पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं करते, एक सब्जेक्ट के बाद छोड़ देते हैं, 2 सब्जेक्ट के बाद छोड़ देते हैं। ऐसे बहुत कम बच्चे होते हैं कि जिन्होंने पूरा सिलेबस पढ़ा, पीवाईक्यूज लगाए और टेस्ट सीरीज भी लगाई, मॉक टेस्ट भी लगाए, सब कुछ लगाए और उनकी रैंक रही है। बहुत कम होते हैं। वो हो सकता है कि जिस दिन वो एग्जाम देने के लिए गया उस दिन उसका दिन नहीं था, यदि उसका नहीं हुआ तो उसका 100% नेक्स्ट टाइम होगा। एक बार ऐसा हो सकता है कि आपको नॉलेज है, सब कुछ पढ़ा है और आपका पेपर खराब, तो अगले साल आपका होगा। और मैं बोलता हूँ यदि उसका गेट में नहीं हुआ तो इसरो में हो जाएगा, इसरो में तो बार्क में हो जाएगा, उसका सिलेक्शन जरूर होगा। जब मैं तैयारी कर रहा था, पहली बार मैंने लिखा तो मेरी गेट में बहुत अच्छी रैंक मिली, क्योंकि उस समय मेरे सारे सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं थे। जब मैंने सारे सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिए उसी साल मेरी गेट के अंदर भी रैंक आई, मैंने इसरो का एग्जाम दिया वो भी क्वालिफाई हुआ, एनआईसी के एग्जाम भी क्वालिफाई हुआ। तो यानी यदि आपकी तैयारी कंप्लीट हो चुकी है, सारे सब्जेक्ट आपने पढ़ लिए, तो एग्जाम गेट हो या इसरो हो या बार्क हो या एनआईसी हो, ये मैटर ही नहीं करता, बिकॉज़ सबके अंदर वही कांसेप्ट पूछे जाएंगे, तो बच्चे का सिलेक्शन सारी जगह। सर मेरा आपसे सर का फॉलोअप क्वेश्चन होगा, कॉन्फिडेंस एक कीवर्ड होता है सर, स्टूडेंट के उसमें कितना मैटर करता है? वो काफी इंपॉर्टेंट है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए, और मैं ये समझता हूँ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग आएगी प्रैक्टिस। जितना आप कंटिन्यूटी रखोगे, जितना कमिटमेंट रखोगे सब्जेक्ट की तरफ और कंसिस्टेंसी रखोगे, आई एम वेरी श्योर दिस कॉन्फिडेंस विल आल्सो come. क्योंकि मैं always assume and I tell the students in my classes for exams, competitive exams like the GATE, confidence building is very important. That means after solving problems, after learning the subject, you have to basically carry out a test whether my confidence levels are good. उसके लिए एक एग्जाम्पल देता था जनरल कि I always used to tell in offline classes, of course online class में तो ऐसा नहीं पढ़ा, तो वर्कबुक देते थे हम लोग ऑफलाइन क्लास में, तो क्वेश्चन सॉल्व करते, तो इमीडिएटली दे यूज्ड टू आंसर व्हाट अबाउट आंसर्स नहीं है सर, आई नेवर यूज्ड टू प्रोवाइड आंसर्स, आई यूज्ड टू टेल द स्टूडेंट्स भाई अगर आप आंसर ओरिएंटेड अप्रोच से पढ़ोगे देन हाउ विल यू आंसर इन द गेट एग्जाम, बिकॉज़ नाउ यू आर हैबिचुएटेड टू रीड द क्वेश्चन, इमीडिएटली टर्न बैक एंड सी वेयर इज व्हाट इज आंसर 1A, ठीक है, इफ इट इज 1A यू आर हैप्पी, इफ इट इज नॉट 1A इट इज 1B, देन यू ट्राई टू सी हाउ टू गेट 1B. This is called answer-oriented approach. Finally, I used to tell in the GATE exam, have you situated like that, you done the paper, nothing will be there. Right? So what is important is building confidence. So confidence is a key for success. सर अभी सर एक
फॉलो अप क्वेश्चन होगा मेरा आपसे। काफी बच्चे ऐसे हैं जो गेट लिखते हैं, वो आईडीजे में फेल होते हैं बहुत मात्रा में, तो उस बंदे का अंदर तो जो कॉन्फिडेंस है ऑलरेडी गायब रहता है, उसे लगता है कि नहीं कर पाएगा गेट, तो उसका वो हवा दूर कैसे करेगा? सर देखो, आईआईटी जेईई और गेट की मैं बात करूं तो गेट का एक एग्जाम ऐसा एग्जाम है कि जो बहुत नॉर्मल स्टूडेंट है। एक बच्चा ऐसा है जिसने 12th के अंदर 90% से ज्यादा लेके आया, 90 अबव। एक बच्चा ऐसा है जो 12th के अंदर 60% लेके आया, ठीक है। उसके बाद दोनों यदि गेट की तैयारी करते हैं और दोनों यदि बराबर मेहनत करते हैं तो दोनों के बराबर मार्क्स हैं। कंप्यूटर साइंस की बात करो तो जो केमिस्ट्री है या फिजिक्स है या मैथमेटिक्स जो भी 12th क्लास तक पढ़ा है उसका कुछ बहुत ज्यादा यूज नहीं है कंप्यूटर साइंस। जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्कुल नया हो गया, कंप्यूटर नेटवर्क कुछ पढ़ाई नहीं, तो सारे सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस के तो ऐसे हैं कि मतलब लॉजिकल सब्जेक्ट है, जो कोई भी पढ़ लेगा, जो कोई भी मेहनत कर लेगा वो सक्सेस होगा ही। तो ये जो भ्रम बच्चों का रहता है कि आईआईटी जेईई क्रैक नहीं हुआ तो ये भी क्रैक नहीं होगा, तो वो बिल्कुल अलग भ्रम है। मतलब 100% हो जाएगा। गेट ऐसा है, हार्ड वर्क है, यदि आपने मेहनत कर ली तो आपका होगा ही 100%। ओके सर। सर लास्ट जो मेरा आपसे रैप क्वेश्चन होगा कि गेट के लिए कितना टाइम सही है? Difficult question to answer because in my lifetime of GATE so far, I have seen, of course, people who have enrolled for long term coaching, those who have even enrolled for 4 months or 6 month program they have given. जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता था वहाँ पे we used to have some batches called crash batches, जो सिर्फ 2 महीने या 3 महीने के थे. There also I have seen students enrolling for crash batches and getting single and double credit. So it all depends on your confidence level. It all depends on your commitment, focus. It's possible. But ideally speaking, I would say, those who are in colleges, my personal recommendation is right away, right from second year onwards, you start studying. अगर आप third year में हो, then also final year में तो काफी मुश्किल होगा because ultimately final year में आपको देना है. And those who have completed, dedicate one full year. और आपका aspiration है IIT जाना है, IIT tag होना है. Dedicate one 6 to 8 months program. I'm very sure you can do that. बिल्कुल सर। मैं एक बच्चे की कहानी बताता हूँ। एक बच्चे ने बीटेक की मतलब गेट की प्रिपरेशन फर्स्ट ईयर से स्टार्ट की, तो उसने फर्स्ट ईयर में मैथ पढ़ लिया, मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड पढ़ लिया, उसने सी प्रोग्रामिंग पढ़, तो 25 से 30 मार्क्स की उसकी तैयारी हो गई। वो सेकंड ईयर में गया, उसने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा, ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा, सेमेस्टर के अंदर भी था और गेट के अंदर भी था, टीओसी पढ़ा। उसका थर्ड ईयर में गया, वो थर्ड ईयर में उसने सब्जेक्ट पढ़ लिया। तो यानी 5th सेमेस्टर तक गेट के सिलेबस की बात की जाए 6th सेमेस्टर के बाद कोई सब्जेक्ट गेट के सिलेबस में नहीं आता कंप्यूटर साइंस। तो बच्चा फर्स्ट ईयर में 30% पढ़ लिया, सेकंड ईयर में 30% पढ़ लिया और 40% थर्ड ईयर में पढ़ लिया। तो गैप में पढ़ा है, उसकी कॉलेज की पढ़ाई में कोई इफेक्ट नहीं हुई, थर्ड ईयर में ही वो बेस्ट रैंक लेके आया। और अभी सर ऑनलाइन का मैं सिनेरियो बताता हूँ आपको। ऑनलाइन जब से चालू हुआ है तो इसमें यदि टॉप 100 आप काउंट करो तो वो बच्चे अंडर 100 में जो आ रहे हैं वो सबसे ज्यादा बच्चे बीटेक थर्ड ईयर वाले और फाइनल ईयर वाले। पास आउट बहुत कम है। पहले क्या होता था, जब ऑफलाइन होती थी तो बच्चों को पास आउट होने के बाद फिर दूसरी सिटी में जाना पड़ता था कोचिंग करने के लिए, वो वहां पे जाते थे, फिर 1 साल का गैप होता था, उसके बाद गेट की रैंक आता। तो वहां पे टॉपर्स सब वही रहते थे जो पास आउट होते थे। अब सिनेरियो बिल्कुल बदल गया, अब थर्ड ईयर और फाइनल वाले ज्यादा रैंक लेके आ रहे हैं एज कंपेयर टू पास आउट। तो आई होप आप सबको इस सेशन से काफी कुछ सीखने को मिला होगा और मैं थैंक्स करना चाहूंगा खलील सर, थैंक यू सर का इस सेशन के लिए। और आई होप आप सबको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, पूछो जम के। जब तक पूछोगे नहीं तब तक आंसर नहीं मिलेंगे। तो मिलते हैं आपको किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।